हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग अध्याय 13 प्रायिकता चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी की तैयारी कर रहे थे, जिसके अंतर्गत मैं आपको एक्सरसाइज 13.1, 13.2, 13.3 और 13.4 कंप्लीट करा चुका हूं। लास्ट वीडियो में हमने 13.5 की पार्ट 1 के अंतर्गत बर्नौली प्रमेय, बर्नौली ट्रायल, बर्नौली परीक्षण और द्विपद बंटन के बारे में अच्छी तरीके से जान लिया था। एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए थे। यदि आपने लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो कक्षा 12 गणित की प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। वहाँ पर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज भी मिल जाएगी, उसको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलेगा। लाइव क्लासेस के लिए हमारे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर में सर्च करें एक्सपी क्लासेस। वहाँ से आपको फ्री पीडीएफ नोट सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किए जाते हैं। एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको मिलता है, ताकि जो भी आपके डाउट हो, आपकी कोई भी क्यूरी हो, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, वहाँ से आप सॉल्व कर सकें। तो उस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है। और ज़्यादा देर ना लगाते हुए एक्सरसाइज 13.5 का पार्ट 2 देखने वाले हैं। यदि आप मुझसे पर्सनल तौर पर कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम के लिंक आपको दिए हुए हैं, वहाँ से आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। चलिए एक्सरसाइज 13.5 का पार्ट 2 देखते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग एक्सरसाइज 13.5 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 13.5 की बात करते हैं, ठीक है। और हमें जो पहला क्वेश्चन दिया है इस प्रकार से कि एक पासे को 6 बार उछाला जाता है, यदि पासे पर सम संख्या प्राप्त होना एक सफलता है तो निम्नलिखित की प्रायिकताएं ज्ञात क्या होंगी। हमारे पास 3 प्रायिकताएं ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। अब ये उदाहरण आपका उदाहरण नंबर 31 की ही तरह है, सेम, जहाँ पर हमने सिक्के को 10 बार उछाला था और फिर चित और पट के लिए हमने वो निकाल दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एस के लिए कि पासे को उछालते हैं। पासे को 6 बार उछालते हैं, 6 बार उछालते हैं। तो यहां से हमारे पास n की वैल्यू मिल गई 6, ठीक है। अब ये कह रहा है सफलता, p सफलता क्या है, हमारे पास सम संख्या प्राप्त होना, सम संख्या आना। तो सम संख्या आने इसके लिए प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2। और q असफलता, अच्छा 1/2 कैसे होगी ये भी देख लेते हैं भाई। सम संख्याएं कितनी होती हैं, सम संख्याएं होती हैं हमारे पास जब हम बात करते हैं पासे की, ठीक है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 पासे में यही अंक आते हैं। इसमें सम संख्याएं कौन सी हैं, 2 4 और 6। तो 3 सम संख्याएं आउट ऑफ 6, यानी 1/2 हो जाएगा। और असफलता यानी कि विषम संख्या आना, विषम संख्या आना। तो विषम संख्याएं कितनी है देख पाएंगे आप, ये 1 3 और 5, तो 3 आउट ऑफ 6 यानी 1/2, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है। तो यहां पर बर्नौली सूत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, बर्नौली सूत्र से, बर्नौली सूत्र से। तो क्या भाई प्रोबेबिलिटी जो होगी NCR P की पावर R Q की पावर N-R, है ना। यहाँ पर अगर हम वैल्यू रख देंगे, सो N का मान कितना रखना है, 6 रखना है हमें, 6CR। और P की वैल्यू 1/2 की पावर R और Q की वैल्यू 1/2 की पावर 6-R। अब देखो, अगर घात बराबर है, अगर आधार बराबर है तो घातें जुड़ जाती हैं, गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। तो 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी, R + 6-R। सो R से R कैंसिल हो जाएगा, 6CR 1/2 की पावर हो जाएगा 6, ठीक है। अब इसमें पहला सवाल क्या कह रहा था भाई कि तथ्यता 5 सफलताएं, ठीक है, यानी R की एग्जैक्टली 5, ठीक है। पहला सवाल है तथ्यता 5 सफलताएं, ठीक है। तो 5 सफलताओं का मतलब क्या भाई कि एग्जैक्ट P R = 5, ठीक है। यानी कि हो जाएगा 6C5 और 1/2 की पावर 6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6C5। 6C5 की बात करते हैं तो ऊपर बचेगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 5 और 6 में से 5 जाएगा तो फैक्टोरियल
1, ठीक है। और 1/2 की पावर 6 है तो कितना हो जाएगा 128, ठीक है ना। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128, है ना। 64 आएगा यहाँ पर एग्जैक्ट, एक्चुअली में यहाँ पर कितना बने रहेगा कि 64 बने रहेगा। 128 तो 7 बार में हो जाता है, हाँ 64 आएगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, सो ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 दूनी 32 और दूनी 64, ठीक है। सो 64 आने वाला है, 128 7 बार में हो जाता है, तो इतना हो गया। और यहाँ पर कितना बच जाएगा ये आपको पता है कि यहाँ पर हम 6 लेंगे, सिर्फ 6 बचेगा क्योंकि अपॉन में फैक्टोरियल 5 है। 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू 1/64, और यहाँ पर हम 60 फैक्टोरियल 5 कैंसिल कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें कितना 6/64 यानी 2 से काट लेंगे तो PR इक्वल टू 5 बराबर हो गया 3/32, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद कह रहा है न्यूनतम 5 सफलताएं, ठीक है। न्यूनतम 5 सफलताएं, ठीक है। अब न्यूनतम 5 सफलताओं का मतलब क्या भाई, आपको पता है न्यूनतम का अर्थ होता है अधिकतम तक जाना, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हम निकाल रहे हैं R ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का मतलब है P5 प्लस P6, ठीक है, ये मतलब हुआ। अब P5 का मतलब कितना था कि 6C5 1/2 की पावर 1/2 की पावर 6 प्लस P6 का मतलब है 6C6 1/2 की पावर 6, ठीक है। सो सिंपली 1/2 की पावर 6 कॉमन आएगा और अंदर 6C5 का मान 6C5 हो जाएगा 6 और प्लस 6C6 होता है 1, तो ये हो जाएगा 7 और यहाँ बचना है 1/64, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ R ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इसकी वैल्यू कितनी है 7 हो गया और अपॉन में 64 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आना है, ठीक है। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कैलकुलेशन में। आगे अगर हम बात करें तीसरा, इसमें क्या कह रहा था कि अधिकतम 5 सफलताएं, ठीक है। अधिकतम 5 सफलताएं, ठीक है। अब अधिकतम 5 सफलताओं का अर्थ क्या है, आपको पता है अधिकतम का मतलब होता है न्यूनतम तक जाना, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ R लेस देन इक्वल टू 5, इसका मतलब ये हुआ। इसका मतलब क्या है, ये हम निकालेंगे P0 P1 P2 P3 P4 और P। अच्छा, अभी मैंने एक सवाल बीच में यहाँ पर किया था उदाहरण नंबर 32 और मैंने आपको समझाया था कि प्रायिकता बंटन में, याद होगा आपको कि प्रायिकता बंटन में जो प्रायिकताएं होती थी उनका योग कितना होता था 1 होता था। तो यहाँ पर प्रायिकताएं एक्चुअली में है क्या, जब पासे को 6 बार उछाल रहे हैं तो x की वैल्यू क्या मिल सकती है कि सम संख्या कितनी बार आ सकती है, एक भी बार नहीं आए, एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 3 4 5 6, ठीक है। जो यादृच्छिक चर x होता है हमारे पास, अगर हम पासे को 6 बार फेंक रहे हैं तो सम संख्या आने की संभावनाएं क्या हो सकती हैं, यही हो सकती है कि 0 1 2 3 4 5 6। अब इसके लिए अगर हम बना रहे हैं P0, अगर प्रायिकता बंटन की बात करते हैं P1 P2 P3 P4 P5 एंड P6, इन सब का योग होगा 1। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि P0 से लेके P5 तक की हमें चीज दी है, P6 नहीं दिया है, तो इसकी जगह क्या कर सकते हैं बराबर 1 माइनस P6, ठीक है। तो अगर हमको ऐसे मिल जाएगा देखो, ठीक है, यानी कि P0 से P5 तक की वैल्यू को हम 1 माइनस P6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि 1 माइनस P6 को सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व तो आप इसको भी कर सकते हैं, लेकिन 1 माइनस P6 को सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम कितना ले रहे हैं कि 1 माइनस P6 की वैल्यू हो जाएगी 6C6 और 6C6 1/2 की पावर 6, ठीक है। सो 1 माइनस P6 और 1/2, अच्छा यहाँ पर हो रहा है 1 माइनस कितना 6C6 तो हो जाएगा 1 और इन 2 में 1/2 की पावर 1/64, ठीक है।
सो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/64, यानी कि एलसीएम आएगा हमारे पास 64 माइनस 1 यानी कि 63/64। तो हमको चाहिए था कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर लेस देन इक्वल टू 5 बराबर हो गया 63/64। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वहीं अगर मैं आपसे बात करता कि अगर आप इसको सॉल्व कर लेते कि P0, P1, P2, P3, P4 और P5 थोड़ा सा लेंदी हो जाता, ये भी सॉल्व हो जाएगा। मैं करके ही दिखा देता हूँ। 6C0 1/2 की पावर 6 प्लस 6C1 1/2 की पावर 6 प्लस 6C2 1/2 की पावर 6 प्लस 6C3 1/2 की पावर 6 प्लस 6C4 1/2 की पावर 6 प्लस 6C5 1/2 की पावर 6। सबसे पहली बात तो 1/2 की पावर 6 कॉमन है, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देन 6C0 का मान कितना 1, 6C1 का मान 6, 6C2 का मान कितना आएगा 6 × 5/2 × 1 प्लस 6C3 का मान 6 5 4 अपॉन आएगा 3 2 1। अच्छा 6C4, ठीक है, तो दो बार में जाएगा 6 5 एंड 2 1 आएगा, 6C5 का मान 6 हो जाएगा। ठीक है, सिंपली इसको हमें सॉल्व करना है। 1/64 हो जाएगा, 1 प्लस 6 यहाँ पर 2 से जाएगा 6 3 बार में, 3 5 15 हो जाएगा, 3 दूनी 6 से कट गया, 5 को 20 बचेगा, यहाँ पर और 2 से आएगा 6 3 बार में, 3 5 15 हो जाएगा और ये 6। ठीक है, तो 15 15 30 20 50 50 और 6 12 और 1 63, तो 63/64 ये आंसर इस तरीके से आ रहा। तो अगर आप इस तरीके से जाना चाहें तो इस तरीके से भी जा सकते हैं। ठीक है, और देखो इस तरीके से आप सोचें तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। ये चीज़ आगे भी मैं आपको कराने वाला हूँ। अगर कोई चीज़ लेंदी होगी, बड़ी होगी, तो उसकी प्रायिकताओं के योग को हम बराबर 1 लेके उस हिसाब से भी हम तोड़ सकते हैं उस चीज़ को। तो ऐसे हम आगे भी करने वाले हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, आपसे कह रहा है कि पासों के एक जोड़े को 4 बार उछाला जाता है। यदि पासों पर प्राप्त अंकों का दिक होना एक सफलता मानी जाती है तो 2 सफलताओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, आपसे कह रहा हूँ। सबसे पहली बात हमारे पास ये ऐसे पासों के जोड़ों को उछालना, पासों के जोड़े को उछालना। अब पासों के जोड़े को उछाल रहे हैं तो यहाँ से कुल परिणाम हमें 36 मिलने वाले हैं, क्योंकि 4 बार पासों के जोड़े को उछालते हैं, पासों के जोड़े को उछालते हैं। ठीक है, उछालते हैं। अब 4 बार पासों के जोड़े को उछालते हैं, इसलिए n की वैल्यू हम ले लेंगे 4 और सफलता हमको माना जा रहा है कि प्राप्त अंकों का दिक होना, डबल आना। ठीक है, यानी हमने सफलता ले लिया किस बात के लिए, सफलता हो गया हमारे पास दिक आना, दिक आना। तो दिक आना किस प्रकार से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ठीक है, सो ये दिक आने की बात होती है। तो इसके लिए सफलता क्या हो जाएगी, अगर हम बात करते हैं सफलता की, सो 6 होते हैं आउट ऑफ 36, यानी कि 1/6। और अगर हम असफलता की बात कर लेते, क्यों असफलता, ठीक है, तो असफलता यानी दिक नहीं आना, दिक नहीं आना। अब दिक नहीं आने के लिए कितना होगा, 1 - 1/6 हो जाएगा, है ना। 1 माइनस सफलता करते हैं सफलता के लिए, असफलता क्या आ जाएगी 1 माइनस सफलता, यानी कि 5/6। एलसीएम लेंगे 6 का, तो 6 में से 1 गया 5, तो 5/6 ये हो जाएगा सिंपली। ठीक है, देन अब ये कह रहा है कि 2 बार सफलता के लिए, ठीक है, 2 सफलताओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम पहले ले लेते सीधे सीधे, अतः 2 सफलताओं की प्रायिकता, 2 सफलता मतलब 2 बार दिक आना, तो इसका मतलब कितना है, r बराबर 2 के लिए कह रहा है। ठीक है, सो NCR P की पावर R Q की पावर n माइनस R। अच्छा, n की वैल्यू कितनी है 4, C R की वैल्यू 2 और P का मान 1/6 की पावर 2 और Q की वैल्यू 5/6 की पावर 4 - 2। ठीक है,
4c2 का मतलब कितना, 4 इंटू 3 अपॉन में 2 इंटू 1, और ये हो जाएगा 1/36 इंटू का ये हो जाएगा पावर 4 है, पावर 4 माइनस 2 2 है, सो 25/36 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपली हम क्या कर सकते हैं भाई, देखो 4 × 12, 12 × 36, ये तो सबसे पहले हमने ये ले लिया, ऊपर बचेगा 25, ठीक है, और अपॉन में है 3 2 6 और 36 यानी 216, तो ये आंसर आ जाएगा 25/216 करके। नंबर 3 की बात करते हैं, आपसे कह रहा है कि वस्तुओं के ढेर में 5% त्रुटियुक्त वस्तुएं हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि 10 वस्तुओं के प्रति 10 में से एक से अधिक त्रुटियुक्त वस्तुएं नहीं होंगी। ठीक है, तो एक से अधिक का मतलब हो गया अधिकतम एक। ठीक है, अब यहाँ पर ये 10 वस्तुओं के प्रति 10 में, तो कुल वस्तुएं हैं हमारे पास, कुल वस्तुएं n बराबर हो गया हमारे पास 10। ठीक है, ढेर में 5% त्रुटियुक्त वस्तुएं हैं, तो जो P सफलता ले रहे हैं हम, सफलता वो ले रहे हैं त्रुटियुक्त वस्तुएं, त्रुटियुक्त वस्तुएं। ठीक है, जो कि हैं 5% यानी 5/100 यानी कि 1/20। तो Q हो जाएगा हमारे पास असफलता, और असफलता का मतलब क्या है कि 1 माइनस सफलता, यानी कि 1 माइनस 1/20, तो ये आएगा 19/20। फिर वो कह रहा है कम से कम एक से अधिक त्रुटियुक्त वस्तुएं नहीं होंगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हमें लेना है एक से अधिक त्रुटियुक्त वस्तुएं। ठीक है, 10 वस्तुओं के प्रति 10 में से एक से अधिक त्रुटियुक्त वस्तुएं। ठीक है, अर्थात अधिकतम एक वस्तु। ठीक है, एक वस्तु। अब अधिकतम एक वस्तु का अर्थ कितना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ r लेस देन इक्वल टू 1, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, अच्छा ये बात समझ में आनी चाहिए। और इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ r बराबर 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ r बराबर 1, इसकी बात करेगा वो। यानी कि फॉर्मूला है हमारे पास कितना, बर्नौली सूत्र, बर्नौली सूत्र क्या है हमारे पास फॉर्मूला की, प्रोबेबिलिटी बराबर होता है NCR P की पावर R Q की पावर n माइनस R। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर हम रखते हैं तो 10C0 और P की वैल्यू 1/20 की पावर 0 और 19/20 की पावर 10 माइनस 0 प्लस 10C1 1/20 की पावर 1 और 19/20 की पावर 10 माइनस 1। ठीक है, सो पहली बार 10C0 का मान कितना बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पर 1 आएगा, इंटू में यहाँ पर भी 1 आएगा, इंटू में यहाँ पर 19/20 की पावर 10 रहेगा, प्लस यहाँ पर आएगा 10, इंटू में यहाँ पर आएगा 1/20 और यहाँ पर आएगा 19/20 की पावर 9। ठीक है, अच्छा 10 और ये 20 1/2 हम ले सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ से हमने अच्छा 19/20 एक हम निकाल लेते हैं, 19/20 हमने एक निकाल लिया, तो यहाँ पर बचेगा 19/20 की पावर 9 प्लस यहाँ से बच जाएगा 1/2 और यहाँ पर है 19/20 की पावर 9। अब 19/20 की पावर कॉमन निकल रहा है, तो 19/20 की पावर 9 जो है वो हमने कॉमन निकाला, यहाँ बचा 19/20 प्लस 1/2। ठीक है, सो एलसीएम आएगा 20 का, यहाँ हो जाएगा 19, यहाँ आएगा 10 और ये है 19/20 की पावर 9। तो आंसर आ रहा है हमारे पास 29/20 और 19/20 की पावर 9। अब पावर 9 तो सॉल्व होने से रही, तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे पढ़ते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर आपसे कहा कि इसका सॉल्यूशन होने से रहा, तो इसका अर्थ ये नहीं कि इसका सॉल्यूशन हो नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि इसका सॉल्यूशन हमें इतना ही रखना है, ज़्यादा करना नहीं, क्योंकि पावर 9 आप कहाँ सॉल्व करते रहोगे। ठीक है, ये मत सोच लेना कि मेरा कहने का मतलब ये था कि इसका सॉल्यूशन होने से रहा का हो ही नहीं सकता, हो सकता है लेकिन करने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 52 ताश के पत्तों की भली भांति फेंटी गई गड्डी में से 5 पत्ते उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन सहित
प्रतिस्थापन सहित। अब ये ध्यान रखना कि मैंने आपसे कह रखा बर्नौली में आपको प्रतिस्थापन सहित यानी प्रतिस्थापन के साथ ही सवाल लगते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है ये आपको निकालनी है। और यहाँ पर सफलता जो कह रहा है वो हुकुम के पत्ते की बात कर रहा है, ठीक है। तो 5 पत्ते उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन सहित निकाले जाते हैं। तो यहाँ पर हमसे कह रहा है कि चूंकि 5 पत्ते निकाले जाते हैं, ठीक है, निकाले जाते हैं, तो इसलिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 5 हो जाएगी, यहाँ पर 5। देन पत्ते हुकुम के हैं, ठीक है। आपको सवाल में चौथे के में 3 सवाल दिए और हुकुम के पत्तों की बात कर रहा, यानी जो सफलता हो गया, सफलता, ठीक है, वो हो गया हमारे पास हुकुम का पत्ता, ठीक है, वो हो गया हुकुम का पत्ता। अब हुकुम के 13 पत्ते होते हैं कितने में, 52 में, सो 1/4 हो जाएगा। इसके बाद क्यू असफलता लेते हैं, ठीक है, हुकुम का पत्ता नहीं, हुकुम का पत्ता नहीं, यानी 1 - 1 यहाँ पर 13 चौको 52, हाँ, यहाँ पर 3/4 हो जाएगा सिंपली। देन 5 पत्तों की बात कर रहे हैं तो बर्नौली सूत्र से, बर्नौली सूत्र से, अब बर्नौली सूत्र के आधार पर P बराबर NCR P की पावर R Q की पावर N-R ये रखते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें पहले तो ये वैल्यू रख देते P, N की वैल्यू 5CR, P का मान 1/4 की पावर R और Q का मान 3/4 की पावर कितना 5 - R, है ना, ये रखना है हमें। पहला क्या कह रहा है आपको कि पहला कह रहा है सभी 5 पत्ते हुकुम के हों, सभी 5 पत्ते हुकुम के हों। अब सभी 5 पत्ते हुकुम के हों यानी कि आपको R की वैल्यू कह रहा है 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ R इक्वल टू 5 निकालने के लिए कह रहा है। सो 5 1/4 की पावर 5 एंड 3/4 की पावर 5 - 5। सो 5C5 की वैल्यू 1/4 की पावर 5 कह रहा है। अच्छा, 1/4 की पावर 5 होता है 10 24, सो 1/10 24 हो गया। और यहाँ पर तो पावर 0 हो रही तो ये बचेगा 1। सो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, P R बराबर 5 के लिए 1/10 24, ठीक है। तो ये हो रहा पहले वाले के लिए आंसर, सिंपल। देन दूसरा हमको सवाल कह रहा है केवल 3 पत्ते हुकुम क्यों, ठीक है, दूसरा, ठीक है, तो केवल 3 पत्ते हुकुम के हों, हुकुम के हों। अब केवल 3 पत्ते हुकुम का होने का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ R बराबर 3 निकालने के लिए हमसे कह रहा है। सो यहाँ पर हमें आएगा 5C3 1/4 की पावर 3 एंड 3/4 की पावर 5 - 3, है ना। तो 5C3 यानी 5 और 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, यानी 5 4 और 3 के लिए 3 नहीं आएगा, 2 1 आएगा। और यहाँ पर 1/4 की पावर 3 है और इनटू में यहाँ पर 64 ले लेते हैं सीधे 1/64 और 5 की पावर 3 की पावर 2, 5 - 3 है तो 2 पावर बचा। अब पावर 2 बचा तो यहाँ पर बचेगा 9/16, ठीक है। अब ये सही है। सो यहाँ से क्या बचने वाला है अगर मैं बात कर दूँ तो 4 से जाएगा 16, कितनी बार में, 4 बार में, और कुछ कटेगा नहीं, ठीक है। तो 9×45 45 यहाँ जाएगा और अपॉन में ये हो जाएगा 4 दूनी 8 × 64, ठीक है। सो 8 चौको 32, 2 और 8 छंग 48, 48 3 51, 512 बच जाएगा यहाँ पर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ R बराबर 3 के लिए आ गया 45/512, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें तीसरा सवाल हमको कह रहा था कि एक भी पत्ता हुकुम का नहीं हो, ठीक है। तीसरा कह रहा है एक भी पत्ता हुकुम का नहीं हो। अब एक भी पत्ता हुकुम का नहीं हो, इस बात को समझिए कि R की वैल्यू 0 कह रहा है। वहाँ पर
एक भी पत्ता हुक्म का नहीं होगा, यानी आर की वैल्यू कितनी रखनी है हमको, 0 रखनी है सिंपली। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बराबर 0 के लिए अगर निकाल लें तो 5c0 और p की जगह 1/4 था, 1/4 की पावर 0 और 3/4 की पावर 5 माइनस 0 कर रहे हैं। तो 5c0 कितना हो जाएगा हमारे पास, 5c0 पहली बात तो 1 होगा, 1/4 की पावर 0 है तो 1 होगा, और 3 की पावर 5 ये होता है 243, ठीक है, ये होता है 3 की पावर 5 है। सो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, ये मिलेगा 243 और 4 की पावर 5 है, सो 1024। तो यहाँ से आंसर सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बराबर 0, यानी कि जब हुक्म का पत्ता एक भी नहीं निकलता है उस केस में प्रायिकता हो जाएगी 243/1024, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिंपली आंसर इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। आपसे कह रहा है किसी फैक्ट्री में बने एक बल्ब की 150 दिनों के उपयोग के बाद फ्यूज होने की प्रायिकता 0.05 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस प्रकार के 5 बल्बों में से, अब यहाँ पर आपके पास 4 सवाल दिए हैं, 5 बल्बों की बात कर रहा है, ठीक है। तो कुल बल्ब तो यहाँ n बराबर हमने 5 बल्ब की बात कर रहा है। इसके बाद बल्ब का फ्यूज होना, सफलता क्या है, सफलता की बात कर रहा है, बल्ब का फ्यूज होना, बल्ब का फ्यूज होना। तो ये बल्ब का फ्यूज होना कितना करा है, 0.05, और Q असफलता हमने ले ली, असफलता कि बल्ब का फ्यूज नहीं होना, ठीक है, बल्ब का फ्यूज नहीं होना, यानी 1 माइनस 0.05 यानी 0.95 है ना, ये हो जाएगा। इसके बाद इसमें आपको अगर मैं बात करूं बर्नौली सूत्र से, बर्नौली सूत्र से, तो बर्नौली सूत्र के आधार पे हम क्या बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी जो रहेगी NCR P की पावर R Q की पावर n माइनस R के आधार पर यहाँ पर हम लेते हैं 5CR, P की वैल्यू 0.05 की पावर R एंड Q है हमारे पास 0.95 5 माइनस R, ठीक है। अब इसमें पहला सवाल आपसे कह रहा है कि एक भी नहीं, यानी कि R की वैल्यू आपको 0 रखना है, एक भी बल्ब जो है वो फ्यूज नहीं होता है, ठीक है, बल्ब का फ्यूज नहीं होना, उसमें आपका एक भी नहीं हो रहा है, ठीक है। सो पहला पॉइंट है हमारे पास कि एक भी बल्ब फ्यूज नहीं होता है, एक भी। अब अगर एक भी बल्ब फ्यूज नहीं होता है तो हम प्रायिकता निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ R बराबर 0 के लिए। सो यहाँ पर हम रखेंगे 5C0, 0.05 की पावर 0 एंड 0.95 की पावर 5 माइनस 0। तो 5C0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, इंटू किसी की पावर 0 1 आएगा, और यहाँ बचेगा 0.95 की पावर 5, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ R बराबर 0 के लिए आंसर आ गया 0.95 की पावर 5। अगर एक भी बल्ब खराब नहीं हो, फ्यूज नहीं होता है तो उसकी प्रायिकता ये हो जाएगी, ठीक है। सेकंड हमसे कह रहा है एक से अधिक नहीं, एक से अधिक नहीं। अब एक से अधिक नहीं का अर्थ क्या हुआ कि अधिक अर्थात अधिकतम एक, ठीक है, अर्थात अधिकतम एक की बात कर रहा, ठीक है, अधिकतम एक। अब अधिकतम एक का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ R ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक से अधिकतम एक की मतलब नहीं, लेस देन 1, लेस देन इक्वल टू 1। अधिकतम एक का मतलब ये है कि हम एक से अधिक नहीं ले सकते हैं, है ना, एक से छोटी संख्या तक जा सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पर ले रहे हैं P0 और प्लस P1 के बारे में। सो 5C0 0.05 की पावर 0, 0.95 की पावर 5 माइनस 0, प्लस 1 के लिए लेंगे 5C1 0.05 की पावर 1 एंड 0.95 की पावर 5 माइनस 1। सो 5C0 का मान 1 इंटू किसी की पावर 0 1 इंटू 0.95 की पावर 5 प्लस
5c1 का मान 5 इंटू, अब यहाँ पर है पावर 0.05 और यहाँ बचेगा 0.95 की पावर 4, ठीक है। तो इसमें से हम 1.95 बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पर हमें बचेगा 0.95 की पावर 4 प्लस ये है 5, 0.05 एंड 0.95 की पावर 4। तो 0.95 की पावर 4 जो है वो कॉमन निकल रहा है, यहाँ बचे 0.95 प्लस 5 का गुणा करेंगे तो 25, 0.25, ठीक है। सो ये 1.20 आ जाएगा, 1.20 एंड 0.95 की पावर 4। सो ये आंसर हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ आर लेस देन इक्वल टू 1 के लिए 0.95 की पावर 4 एंड 1.2, ठीक है। सो इतना आंसर आ रहा है, ये हो जाएगा आंसर सिंपली। देन तीसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, और एक से अधिक मतलब आपका एक को छोड़ के इस एक के अलावा बाकी सब कुछ, ठीक है। एक से अधिक का मतलब क्या है कि हम एक से जितनी आपकी संख्याएं होंगी, अच्छा ये बात समझो, यादृच्छिक चर x की वैल्यू क्या होगी, 5 बल्ब थे हमारे पास, इसमें से फ्यूज बल्ब कितने हो सकते हैं अगर हम बात करते हैं तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं या फिर 5 हो सकते हैं। अब एक से अधिक की बात कर रहा है, इसका मतलब हमें 0 और 1 नहीं लेना है, एक से अधिक कितना होगा 2, 3, 4, 5 कहलाएंगे, तो 2, 3, 4, 5 की बात कर रहा है ये, ठीक है, सिंपली 2, 3, 4, 5 की बात कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट में कि एक से अधिक है ना। अब एक से अधिक की बात कह रहा है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब कितना हो जाएगा, P2, P3, P4 एंड P5, ये हो जाएगा। अब समझना बात, फिर वही बात की प्रायिकता बंटन में जितनी प्रायिकताएं होती हैं उनका योग कितना होता है, उनका योग होता है 1। तो यहाँ पर कमी किस चीज़ की, कमी है 0 की और 1 की। अब 0 और 1 की कमी है, इसका मतलब क्या कि 1 माइनस हम P0 एंड P1 कर लेंगे, सिंपल बात समझ रहे हैं ना। हाँ देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि x की वैल्यू क्या रहेगी, x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 रहेगी, तो P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 ये सब मिलके बनाएंगे 1। अब उसमें से हमारे पास P2, P3, P4, P5 है, यानी P0, P1 का अगर हमने पक्षांतर कर दिया तो P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 की जगह 1 माइनस P0 प्लस P1 ले सकते हैं। और 1 माइनस P0 प्लस P1 क्या है, ये देखो, यही तो वैल्यू थी, आपने यही तो निकाला, P0 प्लस P1 था R लेस देन इक्वल टू 1, और ये वैल्यू हमने ये निकाली है, ठीक है। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ R लेस देन इक्वल टू 1, और ये वैल्यू हम सीधे सीधे यहाँ पर रख देंगे 1 माइनस 0.95 की पावर 4 एंड 1.2, ठीक है। ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ R ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर, सिंपली इस तरीके से कर लेंगे। देन हमको चौथा सवाल कह रहा है कम से कम 150 दिनों के उपयोग के बाद फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। चौथा हमसे कह रहा है कम से कम 1, है ना, कम से कम 1। अब आपको पता है कम से कम 1 का अर्थ क्या हुआ कि न्यूनतम 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना, आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब कम से कम 1 का मतलब है 1 लेंगे और 1 के अलावा हम अधिकतम तक जाएंगे। न्यूनतम और अधिकतम का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको अच्छी तरीके से कई बार बता चुका हूं। तो कम से कम 1 का मतलब क्या है कि 1 तो लेंगे ही लेंगे, 1 के अलावा हम कहां तक जाएंगे, अधिकतम तक जाएंगे, यानी कि क्या कहलाएगा P1, है ना, P1, P2, P3, P4 एंड P5। अब इसमें किस चीज़ की कमी है भाई, आपको स्पष्ट तौर से दिख रहा है इसमें 0 की कमी। तो अगर 0 की कमी है तो हम क्या कर देंगे 1 माइनस P0, और आपको याद होगा हमने P0 का मान स्टार्टिंग में जो पहला सवाल था इसका उसमें निकाला था 1 माइनस 0.95 की पावर 5, ये निकाला था। तो सिंपली ये आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ R ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए 1 माइनस 0.95 की पावर 5, ठीक है। तो सिंपली हम ये आंसर निकाल रहे हैं, इतना आंसर हो जाएगा। सवाल बहुत ही ज़्यादा सरल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बात करें, आपसे कह रहा है कि एक थैले में 10 गेंद हैं जिनमें से प्रत्येक पर 0 से 9 तक के अंक लिखें, ठीक है। यदि थैले से 4 गेंद उत्तरोत्तर पुनः वापस रखते हुए निकाली जाती हैं तो इसकी क्या प्रायिकता है कि उनमें से किसी भी गेंद पर 0 अंक ना लिखा हो। तो देखो सवाल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है,
ठीक है। सबसे पहली बात तो हमारे पास 10 गेंद है, ठीक है, 10 गेंदें, और हर एक गेंद पर 0 से 9 तक की संख्याएं लिखी है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हर एक गेंद पर लिखा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 10 गेंदें हमारे पास है। अब इसमें कह रहा है थैले में 4 गेंद उत्तरोत्तर पुनः वापस रखते हुए प्रतिस्थापन के साथ रखते हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि उनमें से किसी भी गेंद पर अंक 0 ना लिखा हो। यानी कि यहाँ पर 2 सेक्शन हो रहे हैं, बात को समझिएगा, यहाँ पर कितने सेक्शन हो रहे हैं, 2 सेक्शन। एक पहला है सेक्शन हमारा जब 0 हो, और दूसरा सेक्शन है जहाँ पर 0 के अलावा सारी गेंदें हों, ठीक है। तो जब 0 है तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, 1/10 होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। और 0 के अलावा जितनी भी संख्या है उसकी प्रायिकता कितनी होगी, उसकी प्रायिकता होगी 9/10। अब हमें कितनी गेंदें निकालनी है, अब हमें 4 गेंदें निकालनी है जो कि 0 ना हो, ठीक है, जिन पर 0 ना लिखा हो। तो अभीष्ट प्रायिकता हम क्या कह देंगे, सीधे सीधे अभीष्ट प्रायिकता। अब देखो 4 गेंदें निकालनी जिन पर 0 अंक नहीं लिखा है, तो 9/10 मल्टीप्लाई 9/10 मल्टीप्लाई 9/10 मल्टीप्लाई 9/10 करके हमारा जाएगा 9/10 की पावर 4, ये हो जाएगा आंसर। बात को समझिएगा। अब अगर इसी चीज़ को मैं बर्नौली से कहता हूँ कि आप बर्नौली से लगाइए, तो बर्नौली से भी आसानी से आप बता सकते हैं। कैसे कि हम सफलता मान लेते हैं, किस चीज़ को, सफलता हमने कह दिया कि 0 वाली गेंद, 0 वाली गेंद। अब 0 वाली गेंद अगर सफलता है तो 0 वाली गेंद की प्रायिकता कितनी, 1/10, और Q असफलता अगर हम बात करते हैं तो कितना होगा, 0 वाली गेंद नहीं, 0 वाली गेंद नहीं, तो 0 के अलावा हमारे पास 9 गेंद हैं, तो 9/10 हो जाएगा, सिंपल बात है। और यहाँ पर हमारे पास कुल गेंद कितनी है, 10 हैं, कुल गेंद पहली बात है 10, और उनमें से कितनी गेंद निकालनी है, गेंद निकालनी है n बराबर 4, ठीक है। कितनी गेंद निकालनी है भाई, 4 गेंद निकालनी, तो n बराबर हमारे पास 4 हो रहा। अब बर्नौली सूत्र से, सो P बराबर NCR, P की पावर R, Q की पावर n-R। इसके बाद यहाँ पर ये समझिए कि हमसे वो सवाल क्या कर रहा था, सवाल ये कह रहा था कि इसकी क्या प्रायिकता है कि उसमें से किसी भी गेंद पर अंक 0 ना लिखा हो, यानी कि R की वैल्यू कितनी लेनी है, 0 लेनी है, क्योंकि 0 अंक ना लिखा हो। सफलता हमने क्या मानी थी, सफलता हमने मानी थी 0 वाली गेंद। अब 0 वाली गेंद को अगर आपने सफलता माना और आपसे कह रहा है कि 0 वाली गेंद एक भी ना निकले, तो R की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। सूत्र से अभीष्ट प्रायिकता, अब अभीष्ट प्रायिकता कितनी हो जाएगी, P बराबर 4 गेंद निकालना है जिसमें से एक भी 0 वाली गेंद नहीं है, यानी R की वैल्यू हमें 0 रखना है। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं R बराबर 0 पर 4C0, P कितना था, 1/10 की पावर 0 एंड 9/10 की पावर 4-0। तो सिंपली इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पर मिलेगा 9/10 की पावर 4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ R बराबर 0, अर्थात ऐसी 4 गेंद जिन पर एक भी बार 0 नहीं लिखा है वो 9/10 की पावर 4 हो सकता है, ठीक है। ये प्रायिकता हो जाएगी, ठीक है ना। अभी आप में से बहुत से स्टूडेंट ये सोच सकते हैं कि सर क्या हम इसको ऐसे नहीं कर सकते थी, सवाल आपसे कह रहा है कि प्रायिकता ज्ञात करो जिस पर एक भी गेंद पर 0 ना लिखा हो। तो अगर हमने मान लिया भाई, हमने माना कि प्रायिकता माना कि एक भी गेंद पर 0 नहीं लिखा है वो सफलता अगर मान लेते हैं, ठीक है। जरा सवाल को समझने की यही तो बात है कि मैथ आपको हर तरीके से समझाने की कोशिश करती है कि अगर हमने सफलता ये मान ली, सफलता ये मानी कि एक भी गेंद पर 0 नहीं लिखा है, एक भी गेंद पर 0 नहीं लिखा है, तो बस इस चीज का उल्टा हो जाएगा। अगर एक भी गेंद पर 0 नहीं लिखा है तो प्रायिकता कितनी होगी, 9/10, ठीक है ना। और Q जो असफलता लेने वाले हैं हम, वो क्या है कि
एक गेंद पर 0 लिखा है, एक गेंद पर 0 लिखा है, इसका मतलब कितना हो जाएगा 1/10। सिंपली बात है। अब देखो हमें 4 गेंद निकालनी है, 4 गेंद निकालनी है, तो n बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि 4 गेंद निकालनी है और उनमें से किसी भी गेंद पर 0 ना लिखा हो। 4 गेंद निकालने पर 4 गेंद निकालनी है और किसी भी गेंद पर 0 नहीं लिखा है, 0 नहीं लिखा है। अब किसी भी गेंद पर 0 नहीं लिखा है, इसका मतलब r की वैल्यू कितनी ले लेंगे, 4 ले लेंगे। भाई बात समझ में आई। अगर हमने सफलता ये माना कि ऐसी गेंद जिस पर 0 नहीं लिखा है तो प्रायिकता 9/10, और जब 0 लिखा है तो 1/10, सिंपल। अगर आप सफलता ये मान के चलते हैं कि गेंद पर 0 नहीं लिखा है और 4 ऐसी गेंदें निकालनी हैं जिन पर 0 नहीं लिखा है, तो r की वैल्यू सिंपली 4 हो जाएगी। तो अभीष्ट प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ r बराबर 4, मतलब चारों गेंदे पर 0 नहीं लिखा है, इसके लिए NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r के आधार पे 4c4 और p कितना 9/10 की पावर 4 एंड 1/10 की पावर 4-4। सो सिंपली हम यहाँ पे कह रहे हैं 1 × 9/10 की पावर 4 × 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ r बराबर 4 कितना 9/10 की पावर 4। तो सवाल को आप कैसे भी सोच सकते हैं, बस मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सोच क्या रहे हैं और किस तरीके से उस सवाल को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उस सवाल को लगाने के लिए किस हिसाब से जा रहे हैं। बर्नौली जरूरी नहीं था कि हम इस सवाल को बर्नौली सूत्र से लगाते। अगर ये चीज़ आप कर देते हो ना, ये चीज़ इस तरीके से, तो भी भाई सही है। देखो 3 लाइन में आ जाएगा, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है, ये भी चीज़ आपकी सही। और यहाँ पर मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपसे कहा कि आपके पास 10 गेंद हैं, ये आप देख पा रहे हैं 10 गेंदें हमारे पास है सिंपली। ठीक है, ये आपने देखा कि सिंपली हमारे पास कितनी गेंदें हैं, 10 गेंदें हैं। अब वो कह रहा था कि 0 है और 0 जिस पर 0 ना लिखा हो तो 0 होने की प्रायिकता 1/10, और उसके अलावा 0 ना होने के लिए 9/10 हो रहा था। तो 4 गेंदें निकालनी थी जिन पर 0 नहीं लिखा है ना, और प्रतिस्थापन के साथ कह रहा था। जिन पर 0 नहीं लिखा है और प्रतिस्थापन के साथ कह रहा है, तो पहली गेंद निकालेंगे तो कितनी 9/10, दूसरी गेंद निकालेंगे 9/10, तीसरी गेंद के लिए 9/10 और चौथी गेंद के लिए 9/10 करके 9/10 की पावर 4। लेकिन ये आप सोच रहे हैं कि नहीं, अगर आप बर्नौली से जाते तो बर्नौली से मैंने आपको 2 तरीके से बता दिया कि अगर 0 वाली गेंद को अगर हम सफलता मान लें तो ऐसे करेंगे। अगर आपने 0 वाली गेंद को सफलता माना तब फिर r की वैल्यू 0 रखेंगे। तब r की वैल्यू कितनी रखोगे, 0 रखोगे। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि 4 गेंद में से एक भी गेंद 0 वाली ना हो, एक भी गेंद 0 वाली ना हो। और अगर आपने सफलता जो है वो 0 वाली गेंद को मान लिया तो r की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 0। और अगर हम इसका दूसरा तरीका देखते कि अगर आपने सफलता ये माना कि एक भी गेंद पर 0 नहीं लिखा है, तो 4 गेंद में से हमें ऐसी सारी गेंदें निकालनी जिन पर एक भी पर 0 ना लिखा हो। इसका मतलब सफलता के हिसाब से हम r की वैल्यू क्या रखने वाले हैं, 4 रखने वाले हैं। तब हम इस आधार पर भी सवाल कर सकते थे। तो देखो हर तरीके से सवाल किया जा सकता है, आप किस तरीके से समझ रहे हैं ये बात मेन है। तो मेहनत कीजिए, लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, दम से सवाल को देखिए और अच्छे से मेहनत करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए चीज़ों को बेहतरीन तरीके से मज़ा आ जाए एकदम, इस तरीके से वर्क। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो आपसे कह रहा है एक सत असत प्रकार के 20 प्रश्नों वाली परीक्षा में मान लें कि एक विद्यार्थी एक न्याय सिक्के को उछालकर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर निर्धारित करता है। ठीक है, यदि पासे पर, अब बड़ी बात तो ये है कि सत्य सत्य वाली एक परीक्षा है और उसमें वो सिक्का उछाल रहा है। ये तो वही बात हो गई कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर में वो करता है जय श्री राम और वो 1 2 3 जय माता दी करके लेट्स रॉक्स वाली बात। तो ऐसा आप ना करें, मेहनत करें और बेहतरीन नंबर लाएं। ठीक है, सो यदि पासे पर चित्त प्रकट हो तो वह प्रश्न का उत्तर सत्य असत देता है, यदि पट प्रकट होता है तो वह असत्य लिखता है। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। ठीक है ना। अब इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह कम से कम 2 प्रश्नों का उत्तर सही देता है। यहाँ पर सवाल में थोड़ी सी गलती है, यहाँ पर 2 की जगह 12 प्रश्नों का है। कम से कम 12 प्रश्नों का उत्तर सही देने के लिए आपसे पूछ रहा है। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता, तो इसके अगर इंग्लिश लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में जाके देखेंगे तो वहाँ पर आपको दे रखा है एटलीस्ट 12 क्वेश्चन करेक्टली। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है
कि यहाँ पर आपको हिंदी लैंग्वेज वाले सवाल में प्रॉब्लम दे रखा है इस तरीके से। अगर आप 2 के हिसाब से लगाना चाहें तो 2 के हिसाब से भी लगा सकते हैं। हम 12 के हिसाब से लगा रहे हैं, आप 2 के हिसाब से भी लगा के दिखा सकते हैं। तो 12 के हिसाब से लगाएंगे तो उत्तर माला में जो उत्तर दिया है वो उस हिसाब से उत्तर आ जाएगा। अभी हम बात कर लेते हैं कुल प्रश्न हमारे पास कितने दिए हैं। कुल प्रश्न, तो कुल प्रश्न हमारे पास 20 हो गए, तो ये हो गई n, ठीक है। कुल प्रश्न 20 हैं, तो यहाँ पर हमने ले लिया n बराबर 20। अब चूंकि हमें 20 में से निकालना है ना, तो कुल प्रश्न n की वैल्यू हम 20 लेने वाले। फिर हम सफलता की बात करते हैं। सफलता, तो सफलता क्या भाई, चित आना, सत्य उत्तर देना, यानी प्रायिकता हो जाएगी 1/2। और Q जो है असफलता, यानी कि पट आना, यानी कि असत्य उत्तर देना, असत्य उत्तर देना। तो इसके लिए प्रायिकता हो जाएगी 1/2, ठीक है ना। अब बर्नौली सूत्र से सो P बराबर क्या कि NCR P की पावर R Q की पावर N माइनस R, है ना। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो 20CR 1/2 की पावर R एंड 1/2 की पावर 20 माइनस R। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, 20CR 1/2, आधार अगर एक जैसे हैं तो गुणे में घाते हैं जुड़ जाती हैं, ठीक है। सो R से R सिंपली कैंसिल हो जाएगा, 20CR 1/2 की पावर 20 ये ले लेंगे। देन आपसे कह रहा है कि कम से कम 12, कम से कम 2 नहीं है, ध्यान रखना। अभीष्ट प्राय कम से कम 2 प्रश्नों का सही, 12 प्रश्नों का सही उत्तर देता है। तो अतः अभीष्ट प्रायिकता, ठीक है, अभीष्ट प्रायिकता कम से कम 12 प्रश्नों का सही उत्तर देना, ठीक है। अच्छा, कम से कम 12 प्रश्नों का सही उत्तर का मतलब क्या हुआ कि हम 12 लेंगे और 12 से अधिकतम तक जाएंगे 20 तक, यानी PR ग्रेटर देन इक्वल टू 12, इसका मतलब ये हुआ। तो अगर हम बात करते हैं इस बात के, तो ये क्या आएगा, P12 P13 P14, और ये गिनती कहाँ तक जाएगी, 16 17 18 19 P20 तक जाएगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात कर लें इसकी 20C, यहाँ पर हम बात करते तो कितना आएगा, 20C12 1/2 की पावर 20 प्लस 20C13 1/2 की पावर 20 प्लस 20C14 1/2 की पावर 20 प्लस डॉट डॉट प्लस 20C20 1/2 की पावर 20। सो 1/2 की पावर 20 जो है वो कॉमन है, सिंपली 1/2 की पावर 20 कॉमन है, और अंदर जो हमारे पास 20C12 प्लस 20C13 प्लस 20C14 प्लस डॉट 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 प्लस सो ऑन 20C20 तक कहानी जा रही है, और यही आंसर आ रहा है, ठीक है। इसको और कुछ नहीं सॉल्व करना, इतना ही आंसर आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ही लेंदी आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, इसलिए इसी चीज़ को हम इतना ही रखते हैं और ये आंसर परफेक्टली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को कह रहा है आपको, मान लीजिए x का बंटन B612 द्विपद बंटन है, दर्शाइए x बराबर 3 अधिकतम परिणाम वाला अधिकतम प्रायिकता वाला परिणाम। देखो, दर्शाने के लिए कह रहा है, इसका मतलब आपको जो द्विपद बंटन सारणी होती है वो पूरी बनानी पड़ेगी, ठीक है। प्रायिकता बंटन, द्विपद बंटन और प्रायिकता बंटन में ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। सो आपको पूरी सारणी बनानी पड़ेगी, और उसमें ये देखना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो रही है, ठीक है। सो अच्छा, यहाँ पर हम बात करें B612, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, जो हम द्विपद बंटन लेते हैं वो आपका NP होता है। तो ये कह रहा है कि B6 एंड 1/2, तो इस हिसाब से B की वैल्यू हो गई, B नहीं, N की वैल्यू हो गई हमारे पास कितनी, 6, N बराबर 6 और P बराबर 1/2। अब अगर P बराबर 1/2 है तो Q बराबर कितना, 1 माइनस 1/2 करके 1/2 हो जाएगा। बर्नौली परीक्षण के आधार पर हम क्या करते हैं, प्रायिकता NCR P की पावर R Q की पावर N माइनस R, ठीक है।
और यहाँ पर हम r की वैल्यू क्या रखेंगे, r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 तक ही रखने वाले हैं। सो p का मान यहाँ होगा 6c(r) और 1/2 की पावर r 1/2 की पावर 6 माइनस r। तो यहाँ से आपको सिंपली पता ये हो जाएगा 6c(r) 1/2 की पावर 1/2 की पावर यहाँ पर 6 ले लेंगे क्योंकि गुणे में घातें जुड़ती है और r से r कट जाएगा, सिंपल बात है। देन हम कहेंगे r बराबर 0 पर, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ r बराबर 0 पर ये हो जाएगा 6c(0) 1/2 की पावर 6, यानी कितना निकलना है 1/2 की पावर 6 निकलने वाला है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ r बराबर 1 की अगर हमने बात की तो 6c(1) 1/2 की पावर 6 से 6c(1) कितना होता है 6 होता है और ये हो जाएगा 1/2 की पावर 6, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ r बराबर 2 के लिए हो जाएगा 6c(2) 1/2 की पावर 6। अब 6c(2) का मतलब 6 × 5/2 × 1 और ये 1/2 की पावर 6, तो 6 25 30 और 2 से भाग देंगे तो 15 आ जाएगा, 15 और 1/2 की पावर 6, है ना। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ r बराबर 3 की अगर आपने बात की तो 6c(3) 1/2 की पावर 6 और 6c(3) का मतलब 6 5 4 और अपॉन में 3 2 1 और 1/2 की पावर 6। अच्छा 3 दूनी 6 से चला जाएगा 6, 5 को 20 बचेगा और 1/2 की पावर 6 हो जाएगा। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ r बराबर 4 हो जाएगा 6c(4) 1/2 की पावर 6 और ये 4 दिया तो 6 और 4 घटेगा तो 2 बचता है, यानी 6 5/2 1 ये इस तरीके से, और 1/2 की पावर 6 सिंपली यहाँ पर भी 15 बच जाएगा और 1/2 की पावर 6। और देन प्रोबेबिलिटी ऑफ r बराबर 5 एंड 6c(5) 1/2 की पावर 6, यहाँ आएगा 1 × 1/2 की पावर 6, यानी बचेगा 1/6 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो 1/2 की पावर 6 ये 6 है यहाँ पर। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ r बराबर 6 के लिए होता है 6c(6) 1/2 की पावर 6, यहाँ बचेगा 1 × 1/2 की पावर 6 और 1/2 की पावर 6। तो निश्चित तौर पे 1/2 की पावर 6 तो सब में है। अगर हम इसमें अधिकतम वैल्यू की बात करें तो देखो 1/2 की पावर 6 सभी जगह दिया है ना। 1/2 की पावर 6 जब सब में है तो हमें मेन रह जाता है कि बड़ी संख्या क्या है। यहाँ देखो यहाँ 1 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ 15 20 15 और 6 और 1, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 20 है। तो इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि ये 20 और 1/2 की पावर 6 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ r बराबर 3 के लिए अधिकतम मान हो जाएगा। तो अतः सिद्ध है कि द्विपद बंटन B6 1/2 में प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 3 का मान, ये r बराबर 3 यहाँ पर r लेते हैं क्योंकि अपन r ही ले रहे हैं, तो r बराबर 3 का मान अधिकतम है, ठीक है। ये आपको कह रहा था सिद्ध करने के लिए, दर्शाने के लिए, तो हेंस प्रूव्ड। ओके, क्वेश्चन 9 की बात करते हैं। आपसे कह रहा है कि एक बहुविकल्पी परीक्षा में 5 प्रश्न हैं जिनमें प्रत्येक के 3 संभावित उत्तर हैं, ठीक है। यानी 3 संभावित उत्तर का मतलब 3 ऑप्शन दिए हैं हर एक क्वेश्चन में। जैसे आपने देखा कि बहुविकल्पी सवाल में हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, यहाँ पर सवाल में कह रहा है कि 3 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। इसकी क्या प्रायिकता है कि एक विद्यार्थी केवल अनुमान लगाकर 4 या अधिक प्रश्नों के सही उत्तर दे देगा। तो सबसे पहली बात ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, हमारे पास इस तरीके से वो कह रहा है कि 1 2 3 4 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन उसने दे दिए और हर एक क्वेश्चन के लिए कितने 3 विकल्प दिए हुए। इस सवाल को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब सवाल में ये कहा गया भाई तुक्का लगाना है, अनुमान लगाना है और आपको बताना है कि जो स्टूडेंट है वो या तो 4 दे देगा या फिर 4 से अधिक मतलब 5 सही उत्तर दे देगा, ठीक है। ये कह रहा है सवाल। तो सबसे पहली बात हमारे पास कुल प्रश्न है, कुल प्रश्न यानी n बराबर हो गया 5। अब इसमें से हमको लेना है कि सही उत्तर है, ठीक है। और विकल्प कितने हैं, प्रत्येक के 3 संभावित उत्तर हैं, ठीक है। विकल्प सही उत्तर देने के लिए विकल्प, ठीक है, ऐसे लिखिए, सही उत्तर देने के लिए विकल्प, सही उत्तर
देने के लिए विकल्प। ठीक है, तो सही उत्तर देने के लिए हमारे पास 3 विकल्प हो रहे। अब वो 3 विकल्प में से चुनेगा तो सही उत्तर की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ले लिया हमने, सफलता जो है सही उत्तर। तो अगर 3 विकल्प हैं तो 3 विकल्प में से कोई एक सही होगा कि नहीं? आपको ये पता है ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में एक सही होता है। ठीक है, तो 3 ऑप्शन है तो 3 ऑप्शन दिए तो 3 ऑप्शन में कोई एक सही होगा, तो सही उत्तर की प्रायिकता कितनी होगी? 1/3। और क्यू असफलता, गलत उत्तर। तो एक को छोड़ के बाकी जो दोनों होंगे वो गलत होंगे, यानी कि 1 - 1/3 कर दीजिए या फिर डायरेक्ट 2/3 ले सकते हैं, क्योंकि एक सही होगा और 2 गलत होंगे इस तरीके से। फिर वो कह रहा है कि 4 से अधिक सही उत्तर देने की प्रायिकता ज्ञात करी। तो अभीष्ट प्रायिकता, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 कह रहा है। ठीक है, बर्नौली सूत्र क्या भाई? P बराबर एन सी आर, पी की पावर आर, क्यू की पावर n माइनस आर। ठीक है, सो अभीष्ट प्रायिकता P बराबर कितनी ले रहे हैं हम? n की जगह 5c और यहाँ P ये हो जाएगा P4 प्लस P5। ठीक है, सो 5c4 एंड P की वैल्यू 1/3 की पावर 4 एंड 2/3 की पावर 5 - 4 हो जाएगी पावर 1 प्लस 5c5 और 1/3 की पावर 5 एंड 2/3 की पावर 0। ठीक है, यही बनेगा। अच्छा, 5c4 की वैल्यू 5 हो जाएगी, 1/3 की पावर 4 है, सो 1/81 इंटू 2/3 प्लस 5c5 की वैल्यू 1 और ये 1/3 की पावर 5 है, तो 1/243 सिंपली। अच्छा, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10/243 प्लस 1/243। सो यहाँ पर हम सिंपली कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 की वैल्यू आ गई 11/243। सवाल बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति एक लॉटरी के 50 टिकट खरीदता है जिनमें उसके प्रत्येक में जीतने की प्रायिकता 1/100 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह, यहाँ पर आपके 3 सवाल दे दिए, न्यूनतम एक बार तथा एक बार, न्यूनतम 2 बार इनाम जीत लेगा। ठीक है, सो व्यक्ति जो है लॉटरी के 50 टिकट खरीदता है। एक व्यक्ति टिकट खरीदता है, लॉटरी के टिकट खरीदता है, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए कि लॉटरी के टिकट। ठीक है, लॉटरी के कुल टिकट n बराबर हमें दिए हैं 50। ठीक है, अब इसमें कह रहा है P हमने ले ली सफलता यानी जीतना। ठीक है, जीतना, तो जीतने के लिए कह रहा है 1/100, तो हारने के लिए हम ले लेंगे Q असफलता। ठीक है, हारना, तो हारना कितना हो जाएगा? 1 आउट ऑफ 100 है, तो हारने के लिए 1 - 1/100 करेंगे, सो 99/100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम बर्नौली सूत्र की अगर बात करते हैं, बर्नौली सूत्र से P बराबर NCR, P की पावर R, Q की पावर n माइनस R। तो यहाँ से अगर हमने रखा, सो P बराबर 50CR, P की वैल्यू कितना? 1/100 की पावर R इंटू 99/100 की पावर 50 माइनस R, ये आएगा। देन हमें पहला सवाल इसमें कह रहा था न्यूनतम एक बार, है ना, न्यूनतम एक बार जीतता है अगर वो एक बार, तो न्यूनतम एक बार का आपको मतलब पता है, इसका मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना। मतलब क्या कि न्यूनतम एक बार का मतलब क्या होता है कि एक बार और एक से अधिकतम बार यानी 50 बार तक, यानी आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की बात कर रहा है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक हो जाएगा? P
50 तक। और मैंने आपको बता रखा है कि प्रायिकता बंटन में प्रायिकताओं का योग जो होता है वो 1 होता है कि नहीं। तो इसमें क्या कमी है, इसमें P0 नहीं है, इसमें क्या नहीं है P0, तो जो नहीं होगा वो 1 माइनस P0 कर देंगे, सिंपली ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अगर हम P1 P2 को P50 तक जोड़ेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, 1 माइनस P0 कर देना है। 1 माइनस P0 की वैल्यू के हिसाब से 50C0 1/100 की पावर 0 एंड 99/100 की पावर 50 माइनस 0। सो यहाँ से 1 माइनस, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से हो जाएगा 99/100 की पावर 50। ठीक है, सो न्यूनतम एक बार के लिए कह रहा था r ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए हम निकाल देंगे 1 माइनस 99/100 की पावर 50। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा सिंपली न्यूनतम एक बार के लिए। इसको सॉल्व नहीं करना है क्योंकि आप पावर 50 को थोड़ी यहाँ पर सॉल्व करते रहेंगे। देन क्वेश्चन नंबर दूसरे में जो बी कह रहा था वो कह रहा था तथ्यतः एक बार। ठीक है, तथ्यतः एक बार यानी एग्जैक्ट एक बार, यानी हमको निकालना है PR इक्वल टू 1 के लिए। सो ये हो जाएगा 50C1 एंड 50C1 1/100 की पावर 1 99/100 की पावर 50 माइनस 1, यानी 50C1 हो जाएगा ये 50 इंटू 1/100 इंटू 99/100 की पावर 49। सो 1/2 बच जाएगा सिंपली, और यहाँ से हमें आंसर कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा PR बराबर 1 के लिए 1/2 एंड 99/100 की पावर 49 सिंपली। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। देन क्वेश्चन नंबर सी की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर सी हमको क्या कह रहा था, इसमें न्यूनतम 2 बार। ठीक है, न्यूनतम 2 बार। अब न्यूनतम 2 बार का भी मतलब वही है आपका कि प्रोबेबिलिटी ऑफ R ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए ले लेंगे। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या है कि 2 से अधिक कहाँ तक, 50 तक, यानी P2 P3 देन P50 तक। अब इसमें क्या नहीं है, एक तो P0 नहीं है और एक P1 नहीं है, सो 1 माइनस यहाँ पर ले लेंगे सिंपली P0 और P1 इतना। ठीक है, सो 1 माइनस P0 के लिए कितना आएगा 50C0 और 50C0 1/100 की पावर 0 एंड 99/100 की पावर 50। ठीक है ना, यही आएगा। ठीक है, और प्लस P1 के लिए कितना हो जाएगा भाई 50C1 1/100 की पावर 1 एंड ये हो जाएगा 99/100 की पावर 49, इतना मिलेगा हमको। ठीक है, सो यहाँ से PR ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए हम कितना करें 1 माइनस, यहाँ पे कितना बचना है, ये तो 1 इंटू 99/100 की पावर 50 हो रहा था, प्लस यहाँ पर बचेगा 50 इंटू 1/100 इंटू 99/100 की पावर 49 हो जाएगा। अब आपको पता है 99/100 की पावर 49 जो है वो कॉमन निकल आएगा। 1 माइनस 99/100 की पावर 49 कॉमन निकल आएगा। यहाँ अंदर बचना है 99/100 और यहाँ पर बचनेगा 50/100। ठीक है, सो ये ऐड हो जाएगा 149 आ जाएगा, है ना, कितना 1 माइनस 149/100 और ये 99/100 की पावर 49, इतना आंसर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ R ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए ये आंसर कुल मिलाकर होने वाला है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है कि सवाल में कैलकुलेशन आपको इतना ज़्यादा वैसा करना ही नहीं कि 49 पावर 50 पावर इतना को सॉल्व करना नहीं। सिंपल सवाल है, अच्छी तरीके से देख लीजिएगा किस तरीके से करना है और आपसे बन जाएगी चीज़। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो आपसे कह रहा है कि एक पासे को 7 बार उछालने पर तथ्यतः 2 बार 5 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एस क्या हमारे पास है, पासे को उछालना, पासे को उछालना। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या निकल के आएगा, आपको पता है 1 2 3 4 5 एंड 6 ये निकल के आता है। देन 5 आने की प्रायिकता, P हमने सफलता लिया, सफलता। ठीक है, क्या 5 आना,
तो 5 आने की प्रायिकता होगी 1/6 करके। और Q असफलता की अगर हम बात करते हैं, है ना, तो असफलता 5 नहीं आना, तो 5 नहीं आने के लिए 5/6 हो जाएगा। देन आपसे कह रहा है कि 2 बार 5 आने की प्रायिकता आपको बतानी है, ठीक है। सो अभीष्ट प्रायिकता P बराबर NCR P की पावर R Q की पावर N-R, है ना। और हमको निकालना है PR बराबर 2 के लिए, और N की वैल्यू हम रखेंगे 6C2। देन अच्छा, एक चीज़ है कि हम पासे को कितनी बार उछाल रहे हैं, पासे को 7 बार उछालते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है कि चूँकि पासे को 7 बार उछालते हैं, 7 बार उछालते हैं, ठीक है। चूँकि पासे को 7 बार उछालते हैं तो n की वैल्यू हम 7 ले रहे हैं, इसलिए n बराबर 7। ये ध्यान नहीं दिया था मैंने। पासे को 7 बार उछालते हैं तो n की वैल्यू सिंपल से 7 हो गई, और r हमारा 2 ले लेंगे क्योंकि 5 आने की प्रायिकता 7C2, एंड p की वैल्यू 1/6 की पावर 2 और q की वैल्यू 5/6 की पावर 7-2, इस तरीके से निकाल लेंगे। तो 7C2 हो जाएगा 7 6/2 इंटू 1, यहाँ पर 1/6 की पावर 2 इंटू 5/6 की पावर 5, है ना। तो ये हो जाएगा कितना, 21 या 42 ले लेते हैं अगर हम, 7 6 42/2 1/36 इंटू 5/6 की पावर 5 ले लेते हैं। और यहाँ से अगर हमने 6 से इसको किया तो 6 से 7 बार में, 6 से 6 बार में, यहाँ पर 6 से 6 बार में, 6 से 7 बार में, ठीक है। सो 7/12 यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ R बराबर 2 के लिए 7/12 और 5/6 की पावर 5, ये आंसर आ जाएगा सिंपली, ठीक है। तो इस तरीके से करना था, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 11 की तरह सिंपल सवाल दिया है कि एक पासे को 6 बार उछालने पर अधिकतम 2 बार 6 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमने S को लिया, एक पासे को उछालते हैं, एक पासे को उछालते हैं, ठीक है। अब जब हम एक पासे को उछाल रहे हैं तो हमें पता है कि 1 2 3 4 5 6 मिलेगा, और कितनी बार, 6 बार उछालते हैं। चूंकि पासे को 6 बार उछालते हैं, पासे को 6 बार उछालते हैं, ठीक है, 6 बार उछालते हैं। अब पासे को 6 बार उछाल रहे हैं तो हम यहाँ से कह रहे हैं, इसलिए n बराबर 6 ले लिया हमने। देन अब आपसे कह रहा है कि 6 बार उछालने पर अधिकतम 2 बार 6 आने की प्रायिकता, तो सफलता है हमारे पास, सफलता क्या, 6 आना। तो 6 आने के लिए प्रायिकता 1/6 हो जाएगा। और Q असफलता की अगर हम बात करते हैं तो असफलता 6 नहीं आना, ठीक है। तो इसके लिए 5/6 हो जाएगा सिंपली, 6 नहीं आने के लिए, है ना, ओके। सो P सफलता, Q असफलता हो गया, और ये सारी चीज़ें हैं। हमको कह रहा अधिकतम 2 बार अभीष्ट प्रायिकता, तो अधिकतम 2 बार का मतलब क्या होता है कि अधिक से अधिक 2 बार जाएंगे और न्यूनतम तक, मतलब कम से कम तक जाएंगे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ R लेस देन इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है कि P0 P1 और P2 ये निकालना है। सो P0 के लिए कितना हो जाएगा, अगर हम बात करें NCR से तो 6C0, P की वैल्यू हम रखना 1/6 की पावर 0 एंड 5/6 की पावर 6-0। देन प्लस में 6C1 1/6 की पावर 1, 5/6 की पावर 6-1 प्लस 6C2 1/6 की पावर 2 एंड 5/6 की पावर 6-2, ठीक है। सो सिंपली यहाँ से हम निकालें अगर, तो 6C0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/6 की पावर 0 1 इंटू 5/6 की पावर 6 ले लेंगे, प्लस 6C1 का 6, यहाँ पर 1/6 आएगा। देन 5/6 की पावर 5 आएगा, प्लस 6C2 यानी 6 5 2 1
और 1/36 और 5/6 की पावर 4 आ जाएगा। सो यहाँ पर सिंपली हम अगर लें, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर लेस देन इक्वल टू 2 के लिए कितना हो रहा है, 5/6 की पावर 6 और प्लस 6/6 एंड 5/6 की पावर 5 प्लस यहाँ से अगर हम काटते हैं तो एक काम कर लेते हैं, 6 से 6 काट लीजिए सिंपली, और 6 से ये जाएगा 6 बार में, ठीक है इतना। तो यहाँ पर हम 1 ले लेते हैं, 1 इंटू, और यहाँ पर कितना बचेगा 5/6 दूनी 12 और 5/6 की पावर 4। तो 5/6 की पावर हम 4 कॉमन निकाल लेंगे, 5/6 की पावर 4 कॉमन निकाला तो यहाँ पर कितना बचेगा 5/6 की पावर 2 प्लस यहाँ पर बचेगा 5/6, यहाँ पर बचेगा 5/12, ठीक है। सो 5/6 की पावर 4 देन ये कितना हो जाएगा भाई 25/36 प्लस 5/6 प्लस 5/12। तो एलसीएम आने वाला है 36 के लिए 5/6 की पावर 4, एलसीएम आ जाएगा 36 के लिए हो जाएगा 25 प्लस 6 25 30 पर और 5 3 15, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा 15 25 हो जाएगा आपका 40 40 30 70, ठीक है। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आर लेस देन इक्वल टू 2 इसकी वैल्यू हो रही है कितना, ये अगर हम बात करते हैं तो 70/36 70/36 एंड 5/6 की पावर 4। सो 2 से कट जाएगा 35 18 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर लेस देन इक्वल टू 2 के लिए 35/18 एंड 5/6 की पावर 4। तो ये फाइनल आंसर हमारे पास हो जाएगा सिंपली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है कि यह ज्ञात है कि किसी विशेष प्रकार की निर्मित वस्तुओं की संख्या में 10% खराब है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इस प्रकार की 12 वस्तुओं की यादृच्छिक प्रतिदर्श में से 9 खराब हों, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास कुल वस्तुएं कितनी दी हैं 12 दी हैं और उसमें से 9 खराब के बारे में बात कर रहा है। तो कुल संख्या कुल वस्तु हो गई n की वैल्यू 12, r की वैल्यू हो गई 9। अच्छा 10% खराब कह रहा है तो यहाँ से हम सफलता p की वैल्यू निकाल लेंगे और q की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। सो 12 वस्तुओं की, ठीक है। तो कुल वस्तुएं n बराबर 12, ठीक है। मैं से हमें कितनी खराब वस्तुएं निकालना, खराब वस्तुएं r की वैल्यू हो गई भाई 9। फिर p सफलता हमको कह रहा खराब वस्तु, ठीक है, खराब वस्तु। तो खराब वस्तु है भाई 10% के हिसाब से 10 आउट ऑफ 100 यानी 1/10 एंड क्यू असफलता अगर हम बात करें तो अच्छी वस्तु हो जाएगी बात, अच्छी वस्तु। और अच्छी वस्तु कितना हो जाएगा भाई 1 - 1/10 के हिसाब से 9/10 ले लेंगे। देन अभीष्ट प्रायिकता सिंपली हम निकाल देंगे, हमारे पास सारी चीज़ें आ गई हैं। अभीष्ट प्रायिकता सो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर इस तरीके से ले लेते हैं अगर हम बात करें अभीष्ट प्रायिकता की अभीष्ट प्रायिकता p बराबर NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r। सो p बराबर r बराबर 9 के लिए कितना 12C9 और 1/10 की वैल्यू 9 एंड 9/10 की वैल्यू 12 माइनस 9, ठीक है। सो 12C9 की बात करें तो 12 में से 9 जाएंगे, 3 बचता है तो 12 11 और 10 और 3 के लिए लेंगे 3 2 1 फिर 1/10 1/10 की पावर 9 है इंटू 9/10 की पावर, यहाँ पर हमने 12 नहीं 3 आएगा, 12 में से 9 गया सो 3 ले लेंगे, है ना। अच्छा 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 दूनी 12, 2 बच जाएगा यहाँ पर और ऊपर हमारे पास आ जाएगा कितना है 220, ठीक है। सो ये हो जाएगा 220 इंटू, और अगर हम बात करते हैं इसमें सो यहाँ से कितना ले लेंगे अगर हम बात करें तो 9 की पावर 1/10 है ना, और यहाँ से
9 की पावर 3 अलग कर लेते हैं, 1/10 की पावर 9 ले लिया, इंटू 9 की पावर 3 है, अपॉन में 10 की पावर 3 है ना। सो यहाँ से क्या करते हैं 220 गुणे 9 की पावर 3 और अपॉन में यहाँ से 10 की पावर 9 ले लो, यहाँ से 10 की पावर 2 ले लो और एक 10 अलग कर लिया हमने सिंपली, ठीक है। तो जब सिंपली हमने ऐसे किया तो एक जीरो से हम एक जीरो कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम चाहें तो आंसर तो आपका इतना आ रहा है 22 गुणे 9 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर 11, ठीक है। तो आंसर जो हमें चाहिए था, आंसर हमारा इतना आ रहा है पी आर बराबर 9 के लिए। क्लियर बात है। लेकिन अगर हम इसको और सॉल्व करना चाहें तो वैसे ये और सॉल्व भी हो सकता है। कैसे कि ये हो जाएगा 22 और गुणे 9 की पावर 3 की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है 729, है ना, और अपॉन में 10 की पावर 11। अब इसका हम गुणा कर लेते हैं अगर, तो अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो 9 दूनी 18, 2 4 1 5 और 7 दूनी 14 और ये आएगा 8 5 4 1, इस तरीके से 8 8 5 13, 4 5 9 1 10, 4 5 1 6 1, इतना आ जाएगा ऊपर। तो 16038 अपॉन 10 की पावर 11 इतना भी हम निकाल सकते थे, क्योंकि 9 की पावर 3 729 कोई ज़्यादा कठिन नहीं है ना। 9 की पावर 3 तो आसानी से हम बता ही सकते हैं, किसी का भी घन तो आसानी से हम कर ही सकते हैं और इतना हम निकाल ही सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें तो आपसे कह रहा है एक बॉक्स में 100 बल्ब हैं जिनमें 10 त्रुटि युक्त हैं। 5 बल्बों के नमूने में से किसी भी बल्ब की त्रुटि युक्त ना होने की, यानी कि 10 त्रुटि युक्त हैं यानी खराब हैं, और 5 बल्ब अगर आपने लिए यानी n की वैल्यू अगर आप 5 ले रहे हैं तो उसमें से किसी भी बल्ब की त्रुटि युक्त ना होने की, यानी सारे अच्छे हों, ठीक है, होने की प्रायिकता ये आपको ज्ञात करके दिखाना है, ठीक है। तो सिंपली हम बात कर लेते हैं 100 बल्ब हैं, है ना, और कुल बल्ब हैं हमारे पास 100। अगर हम सफलता की बात करें तो ये कह रहा है कि खराब बल्बों के बारे में बात कर रहे हैं, खराब बल्ब, ठीक है, खराब बल्ब। और खराब बल्ब कितने हमारे पास 10 हैं आउट ऑफ 100 यानी 1/10। और क्यू असफलता, ठीक है, तो असफलता है अच्छे बल्बों के लिए अच्छे बल्ब। तो सिंपली अच्छे बल्ब कितने हो जाएंगे 1 - 1/10 करके 9/10 ले लेंगे। अब समझना 5 बल्बों के नमूने में से, ठीक है, यानी कि बात समझिए भाई, हमने 5 बल्ब लिए इस तरीके से, ठीक है, ये हमारे पास 5 बल्ब हो गए, ये भाई हमने इनको बल्बों का एक शेप देने की कोशिश की है, बाकी का आप समझदार हैं। तो 5 बल्ब हमने ले लिए। अब उसमें से कह रहा है कि एक भी बल्ब खराब ना हो। अब एक भी बल्ब खराब ना हो तो आपको पता है कि खराब बल्ब ना होने के लिए, अच्छे बल्ब होने के लिए हर एक के लिए 9/10 करके प्रायिकता आएगी। कितनी आएगी 9/10 करके, और 9/10 करके आएगी। और आपको पता है यहाँ पर और होंगे तो 9/10 की पावर कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आंसर सिंपली। अरे बात समझ में आई आपको। अगर हम इस तरीके से जाते हैं तो क्या हमको सवाल पूरा, चूंकि ये बहुविकल्पी सवाल है और बहुविकल्पी सवाल में सिर्फ आपको टिक करना है, मतलब आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही होने वाला है। उस केस में आपको इस सवाल को ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपली हम रफ में गए, हमने एक आइडिया लिया कि किस तरीके से सवाल हो रहा है और सवाल में हमने कहा कि अतः विकल्प सी सही है, ठीक है। और इसमें आपको लिखा रहता है कि आपको पूरा सवाल हल करने की जरूरत नहीं है। तो बहुविकल्पी सवाल में जितना कम से कम टाइम लगे और रफ में जितनी जल्दी आप उस सवाल को अच्छे से सही, जल्दी का काम शैतान का काम नहीं करना है, ठीक है, अच्छे से सही आंसर निकाल के, सही विकल्प निकाल के ये लिख देना है कि कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर होता है, आपको पता है कि हमें आंसर शीट में लिखना पड़ता है, तो आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, ये चीज़ मैंने पहले भी कही है कि जो भी विकल्प सही होता है, जो भी ऑप्शन आपका सही है उसको लिख देंगे, अतः विकल्प ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, जो भी है, ठीक है। सो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आंसर आपको मिल गया 9/10 की पावर 5 अगर हम इस तरीके से जाते हैं, या फिर अगर हम बर्नौली सूत्र का भी इस्तेमाल करते हैं तो भी हम सिंपली तौर पर निकाल सकते हैं। किस तरीके से देखिएगा, समझिएगा कि 5 बल्बों में से 5 बल्बों में से एक भी बल्ब खराब ना होना, एक भी बल्ब खराब ना होना, ठीक है। सो P बराबर NCR P की पावर R Q की पावर N - R। अब यहाँ पर
5c, और चूंकि एक भी बल्ब खराब नहीं है तो 0, p के लिए 1/10 की पावर 0 और 9/10 की पावर 5 माइनस 0। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ r बराबर 0 के लिए हम निकाल रहे हैं 1 इंटू 9/10 की पावर 5। तो यहाँ से हमने सिंपली क्या दिखा दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ r बराबर 0, ये हो गया 9/10 की पावर 5, है ना। तो हम यहाँ से इस तरीके से भी इसको अगर करना चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास आंसर, और यहाँ पर हम लिख देंगे अतः विकल्प सी सही है, अतः विकल्प सी सही है। ठीक है। क्वेश्चन 15 आपसे कह रहा है कि एक छात्र की तैराक ना होने की प्रायिकता 1/5 है, तब 5 छात्रों में से 4 छात्रों के तैराक होने की प्रायिकता आपको याद करके बताना। अब देखो यहाँ पर सफलता आप क्या मानना है, मेनली बात ये है कि आप सफलता क्या ले रहे हैं। अगर आपने कहा कि सफलता तैराक ना होना मानी है आपने, तब आर की वैल्यू बताइए क्या होगी। आर आप सोचेंगे फिर 1, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि 5 छात्र में से 4 छात्र तैराक होने की प्रायिकता ज्ञात करना है, ठीक है, तैराक होने की। और हमने अगर सफलता मानी, सफलता को अगर तैराक ना होना माना, सफलता को तैराक ना होना माना, तो इस केस में फिर हम आर की वैल्यू 1 रखेंगे। लेकिन अगर हमने सफलता को तैराक होना माना, तब हम आर की वैल्यू 4 रखेंगे। भाई बात समझ गए ना। आपसे कह रहा है कि 5 छात्रों में से 4 छात्र के तैराक होने की प्रायिकता। तो सिंपली अगर हम तैराक होने को सफलता मान के चलते हैं, तैराक होने को सफलता मान के चलते हैं, तो उस केस में आर की वैल्यू हम 4 लेंगे। लेकिन अगर आपने तैराक ना होने के लिए, क्योंकि इसमें कह रहा 5 में से 4 छात्रों के तैराक होना, तो तैराक नहीं होना 1 छात्र हो जाएगा सिंपली, तो आर की वैल्यू 1 हो जाएगी उस केस में। तो यहाँ पर हम क्या बात करते हैं कि पी सफलता, समझिएगा बात, पी सफलता। अगर हमने कहा कि तैराक होना, ठीक है, और क्यू असफलता, अगर आपने इस प्रकार से कहा असफलता, तैराक नहीं होना, तो तैराक नहीं होने के लिए हमको कितना कह रहा है, 1/5 कह रहा है। तो तैराक होने के लिए कितना हो जाएगा, 4/5। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर 5 में से 4 छात्रों का तैराक होना, 5 में से 4 छात्रों का तैराक होना, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बराबर 4, सिंपली, क्योंकि सफलता हम क्या मान रहे हैं, तैराक होने के लिए। सो इस केस में हम क्या ले लेंगे कि 5c4, और p की वैल्यू हम रख रहे हैं 4/5 की पावर 4, और q की वैल्यू 1/5 की पावर 5 माइनस 4, यानी कि ये हो रहा है 5c4 एंड 4/5 की पावर 4 एंड 1/5 की पावर 1। ठीक है। अब यहाँ पर देखो इस केस के हिसाब से ऑप्शन नंबर जो ए हो रहा है वो सही हो रहा है, बिल्कुल सिंपली 5c4 4/5 की पावर 4 1/5, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा विकल्प कौन सा सही हो रहा है, विकल्प ए सही हो रहा है। अतः विकल्प ए सही है। लेकिन अगर आप मान लीजिए, ये तो मैं ऑप्शन बता रहा हूँ आपको किस तरीके से आप जा सकते हैं, ठीक है। हाँ भाई सवाल आपसे बन गया, सवाल समझ में आ गया आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वहीं पर अगर हम ये कह देते कि जो हमारे पास सफलता है, ठीक है, क्योंकि आपको शुरुआत में कह रहा था कि तैराक ना होने की, तो हम हो सकता है सफलता कह लेते कि तैराक ना होना। अब तैराक ना होने के लिए 1/5 कह रहा है, तो क्यों असफलता तैराक होना, तो आपको पता है सिंपली तैराक होने के लिए 4/5 निकलने वाला है। देन 5 में से 4 छात्रों का तैराक होना अर्थात एक का तैराक नहीं होना, ठीक है, एक का तैराक नहीं होना। क्लियर बात है, क्योंकि सफलता हम तैराक नहीं के लिए ले रहे हैं, तो एक का तैराक नहीं होने के लिए हम ले लेंगे 5c1, और p की वैल्यू कितनी 1/5 की पावर 1 एंड 4/5 की पावर 5 माइनस 1, ठीक है। सो ये 5c1 1/5 की पावर 1 एंड 4/5 की पावर
4। लेकिन इस केस में जब आप ऑप्शन के हिसाब से जाते तो देखो ऑप्शन नंबर ये बी हो नहीं सकता, ये डी होगा नहीं। 5c1, अब यहाँ पर अगर आप सी में जाते 5c1 दिया है 1/5 की पावर 1, 4/5 की पावर 4, ये तो ऑप्शन नंबर सी, ये भी सही हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका मतलब ऑप्शन में प्रॉब्लम है। 4/5 की पावर 4, 1/5। हाँ भाई एक बात समझ लो, ऑप्शन आपका सही नहीं है। ऑप्शन ये ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों ही कह रहा है। देखो पहली बात 5c4 और 5c1 ये दोनों चीज़ें एक जैसी होती हैं। 5c4 एंड 5c1 ये दोनों ही एक ही बात को बताता है, ठीक है ना। फैक्टोरियल नंबर फैक्टोरियल 5/4 इंटू फैक्टोरियल 5-4 ऐसे लेते हैं। देन अगर हम बात करें यहाँ पर फैक्टोरियल 5/1 इंटू फैक्टोरियल 5-1 तो कितना मिलेगा, देखिए फैक्टोरियल 5/4 इंटू फैक्टोरियल 1 बराबर फैक्टोरियल 5/1 इंटू फैक्टोरियल 4, दोनों एक जैसी चीज़ हो रही। तो इसका आपको ये पता होना चाहिए 5c4 एंड 5c1 एक ही चीज़ को बता रहा है। 5c4 एंड 5c1 एक ही चीज़ को बता रहा है। और ये आपको कह रहा है कि 4/5 की पावर, देखो दोनों में ही 4/5 की पावर 4 एंड 4/5 की पावर 4 यहाँ पर भी दिया है और 1/5 एंड 1/5 यहाँ पर भी दिया। तो अब इस सवाल में प्रॉब्लम हमको पता चली है, ठीक है ना, क्योंकि हमने दो तरीके से लगाया तो प्रॉब्लम हमें पता चली। अब इसमें यह है कि भाई कौन सा सही हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता है, तो ये सवाल हम डिस्प्यूट पे रख देते हैं। और इसके इंग्लिश लैंग्वेज वाले सवाल को और भी चेक कर सकते हैं कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज वाले सवाल में क्या आ रहा है। बाकी का ये सवाल आपका सही नहीं है, मैंने आपको बता दिया। ऑप्शन नंबर बी और डी तो किसी कीमत पर नहीं हो रहा, लेकिन ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों एक ही चीज़ को बता रहे हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हैं स्पष्ट तौर से कि ऑप्शन नंबर ए और सी एक ही बात को बता रहे हैं। बहरहाल अगर हम बात करें तो आपका आंसर ये आ रहा है, या फिर आप ये कह सकते हैं दोनों ही आंसर आपके सही, दोनों एक ही चीज़ को बता रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें सवाल में ये प्रॉब्लम आप देख पा रहे हैं, नोटिस कर पा रहे हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं अतः विकल्प सी सही है, अतः विकल्प सी सही है। सी सही हो रहा है ना, एक बार हम ज़रा चेक कर लेते हैं। ये बात सही है रही। 5 में से 4 छात्रों का तैराक ना होना, यानी कि 4 छात्रों का तैराक होना यानी एक छात्र का तैराक नहीं होना। तो 5c आर की वैल्यू 1 रखेंगे एंड जो सफलता है वो हमारे पास 1/5 है एंड 4 बिल्कुल सही है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी प्रकार से इसको नहीं डिनाई कर सकते हैं कि भाई ये चीज़ गलत है। यहाँ पर निश्चित तौर पे ही सवाल में प्रॉब्लम है, क्योंकि 5c4 और 5c1 एक जैसी होता है, बिल्कुल ठीक है। एंड 1/5 आप देख ही रहे हैं 4/5 की और 4/5 की और 4 ये सेम चीज़ है। तो हमारा विकल्प जो है वो सी भी सही हो रहा है। तो यहाँ पर मान लो, अब मैं बात करता हूँ, अगर आपका पेपर में इस तरीके से आ गया तो आपको सिंपली क्या देना भाई कि विकल्प अगर इस तरह की चीज़ होती है तो आप लिख देंगे विकल्प ए व सी दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। कृपया विकल्प ए व सी को सही माने व प्रश्न में त्रुटि है, व प्रश्न के विकल्प में विकल्प में त्रुटि है। ऐसा लिखने से क्या होगा कि भाई टीचर की नज़र जाएगी और टीचर को पता चलेगा कि हाँ भाई आप जेन्युइन है, आपको पता है ये समस्या है और इस तरह की समस्या नॉर्मल है। आपने देखा कि इस एक्सरसाइज में हमने काफ़ी गलतियां को नोटिस किया है, काफ़ी गलतियां निकाली हैं, तो ये आपका जेन्युइन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किताब में भी प्रॉब्लम है, मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में भी देख लिया, वहाँ पर भी चीज़ सेम है। और आप ये बता दें अगर आपकी नज़र में कोई त्रुटि आती है तो आप लिख दें कि भाई प्रश्न में अगर आपको कोई त्रुटि समझ में आती है, या फिर आप ये समझते हैं तो वहाँ पर ये भी लिख सकते हैं भाई इंग्लिश लैंग्वेज में सवाल कुछ अन्य दिया है और हिंदी लैंग्वेज में सवाल कुछ अन्य दिया है, प्रश्न में त्रुटि है, तो कृपया इस बात को ध्यान में रखें। वह मैंने इंग्लिश लैंग्वेज से सवाल को हल किया या हिंदी लैंग्वेज से सवाल को हल किया है, तो इस बात को कंसीडर करें। ये आप बता सकते हैं ताकि टीचर की जो एग्जामिनर होगा उसकी नज़र में वो चीज़ आ जाए। तो सवाल लगा लिए, मज़ा आ गया, मौज कर ली। उत्साह में, जोश में, जुनून में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपके लिए बेहतरीन मोटिवेशनल पोयम। तुम मन की आवाज़ सुनो, जिंदा हो न शमशान बनो, पीछे नहीं आगे देखो, नई शुरुआत करो, मंजिल नहीं कर्म बदलो,
कुछ समझ ना आए तो गुरु का ध्यान करो, तुम मन की आवाज़ सुनो। लहरों की तरह किनारों से टकराकर मत लौट जाना फिर से सागर। साहस में दम भरो फिर से, तुम मन की आवाज़ सुनो। सपनों को देखकर आंखें बंद मत करो, कुछ काम करो, सपनों को साकार करो, तुम मन की आवाज़ सुनो। इम्तिहान होगा हर मोड़ पर, हार कर मत बैठ जाना किसी मोड़ पर। तकदीर बदल जाएगी अगले मोड़ पर, तुम अपने मन की आवाज़ सुनो। नरेंद्र वर्मा जी की ये बेहतरीन कविता, ताकि आप उत्साह, जोश, जुनून और ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाएं, भरपूर आप इस चीज़ को महसूस। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो आपको मिले उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप अपनी वीडियो लेक्चर के साथ, अपनी क्लास के साथ अपडेटेड बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। और अगर आप लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं, तो हमारे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं XP क्लासेस। वहाँ से भी आप हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। लाइव क्लासेस के साथ साथ वहाँ पर आपको फ्री PDF, नोट सॉल्यूशन और एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जो भी कुछ आपका डाउट हो, आप अपने डाउट को उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू पूछ सकते हैं और अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करें। फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो उनको आप फॉलो जरूर कर सकते हैं। वहाँ पर हमें मिलेंगे अगली वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।